हम्म? ये सब है। शुरू। फिर से मैं माफ़ी मांगता हूँ, थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि क्यों ये प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से जो पूरा लिंक टूट गया और फिर से आना पड़ा मेरे को। हाँ, तो मैं जो बात रख रहा था मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। आप लोग आइए सब लोग। आप अगर कमेंट करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसमें जो देख रहे हैं आवाज़ आ रहा है या कुछ फिर से टेक्निकल इशू है। सबको रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे कमेंट करिए। विनय भालेगांव जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आवाज़ आ रहा है मेरा, तो बताइए आप आवाज़ आ रहा है। ठीक है, श्रीमंत राउत बोल रहे आवाज़ आ रहा है। तो मैं बात रख रहा था कि चारवाक की, तो ये चारवाक को तो इतिहास से भी गायब कर दिया गया था। ये चारवाक, इन लोगों ने जो गालियां दी चारवाक को धर्म ग्रंथों में, स्मृतियों में, पुराणों में, जगह 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 पे, उसमें से, उन गालियों में से हमको चारवाक को ढूंढना पड़ा। और आज चारवाक हमारे सामने खड़ा है, एक समता की परंपरा का एक बड़ा नाम बोल के। तो ये हमेशा हमारे खिलाफ हुआ है। आद्य क्रांतिकारी जिसको बोलते हैं, हम देखते हैं कि आद्य क्रांतिकारी बोल के वासुदेव बळवंत फडके को बोलते हैं कि ये आद्य क्रांतिकारी है। लेकिन उसके पहले 30-40 साल पहले ही उमाजी नाइक, एक रामोशी समाज के, जो अभी एंटी विजेंटी में उनका नाम आएगा, उनकी कास्ट आएगी, तो ये सबसे पहले क्रांतिकारी थे। इन्होंने अपना एक जाहिरनामा बनाया था अंग्रेजों के खिलाफ, और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने जंग छेड़ी थी। और आज़ादी का आंदोलन शुरुआत करने वाले उमाजी नायक ये पहले आधुनिक भारत के क्रांतिकारी थे। आज उनको उसका क्रेडिट दिए बिना ही एक ब्राह्मण जो उसके बाद 30-40 साल बाद आता है उमाजी नायक के बाद, उनको दिया जाता है। हम जो ब्राह्मण आज़ादी के लिए लड़े हैं उनका हमको उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, या हम उनका द्वेष करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमको तो उनके बारे में यह है, मतलब उनके बारे में हम रिस्पेक्ट करते ही है। लेकिन झूठा इतिहास लिख के हमारे जो शोषित पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, जाति समुदाय के, बहुजन समाज के जो लोग हैं, उनका इतिहास आप क्यों दबा के रखते हो? ये कौन सा डर है आपको कि जो हमारे बहुजन समाज के समाज क्रांतिकारियों के इतिहास को आपको विकृत करना पड़ता है या गायब करना पड़ता है? इससे हमने सीखना चाहिए। जो ओबीसी के और पिछड़ा माइक्रो ओबीसी के जो लोग हैं, शोषित पीड़ित जो जात समुदाय के लोग हैं, इन लोगों ने इस बात के ऊपर गौर करना चाहिए कि यह हमारे बारे में क्यों होता आया है, हजारों साल से क्यों हो रहा है। जब तक हम बहुजन समाज उनके ब्राह्मणवादियों के कल्चरल गुलामी से मुक्त नहीं होंगे, तब तक हमको इस तरीके से हमेशा रोंदा जाएगा, हमारा हक छीना जाएगा, हमारा जस्टिस जो है, जो संविधान ने दिए हुए अधिकार है, इस सब अधिकार भी हमको कभी मिलेंगे नहीं। ये मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ। अभी अगर ओबीसी को उनके अधिकार दिए जाते तो क्या होता है? जैसे ही मंडल आयोग का आंदोलन खड़ा हो जाता है तो उत्तर भारत में मुलायम सिंह यादव आ जाते हैं, लालू प्रसाद यादव आ जाते हैं। तो ये जो सत्ता में जाने की जो आकांक्षा ओबीसी में पैदा होती है, एक बहुत बढ़िया रिवोल्यूशनरी स्पार्क पैदा कर देता है। ये चीज़ हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं हमेशा ओबीसी के सामने जो बात रखता हूँ, तो मैं ओबीसी को ये बात मतलब हमेशा बोलता हूँ कि ओबीसी को अपने दुश्मन कौन है एक बार नहीं मालूम होगा तो भी चलेगा, लेकिन ओबीसी को ये मालूम होना चाहिए कि हमारे दोस्त कौन है। जब तक ये हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, ओबीसी के लोग जब तक ये आइडेंटिफाई करेंगे नहीं कि हमारे दोस्त कौन है, इतिहास में हमारा साथ किसने दिया है और कौन हमारे रिजर्वेशन के लिए लड़ा है, आगे लेके बढ़ा है, ये जब तक वो समझ नहीं आएगा उसको, तब तक वो पॉलिटिकली भी कभी करेक्ट नहीं हो सकता। वो हमेशा ही उसको मारने वाले, उसको गुलाम करने वालों की छावनी में रहेगा और अपना जो शोषण है वो शोषण शुरू रखने की अनुमति देगा। हम देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो संविधान में हमको आरक्षण का अधिकार देते हैं,
और उसके बाद जब मंडल आयोग का आंदोलन खड़ा रहता है, उस आंदोलन में अम्बेडकरी मूवमेंट जो है, जो अम्बेडकराइट आंदोलन जो है, यही आंदोलन ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए इसके लिए रास्ते पे आता है। ये समझने वाली बात है, ये हक हमको मिलना चाहिए। हमने तो ये भी देखा है कि कई ओबीसी थे, जैसा हिंदू कोड बिल के बारे में हुआ था कि बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू स्त्रियों को अधिकार मिलना चाहिए और उनकी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तब हिंदू स्त्रियों का भी इस्तेमाल करके हमको हिंदू कोड बिल नहीं चाहिए, ऐसे बोलने वाले भी औरतों को सामने लाया गया। मतलब जो जिनके हक की बात कर रहे हैं वो खुद का हक भी नहीं चाहिए, इस हिसाब से सामने आ जाते हैं। इतना हमारा जो दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है, ये इतना गुलाम हो चुका है। तो मंडल आयोग के टाइम भी हमने देखा कि ओबीसीओं को अपने हक क्या है ये मालूम नहीं था, तो कुछ लोगों ने, ओबीसीओं ने भी खुद को जला के लिया कि हमको मंडल आयोग नहीं चाहिए बोल के, ये हमने देखा है। तो ये जो खुद के खिलाफ ही आंदोलन करना, मतलब खुद के अधिकारों के खिलाफ लड़ने वाले लोग दुनिया के पूरे कैनवास में देखेंगे तो सिर्फ हमारे देश में दिखाई देंगे, हमारे देश में मिलेंगे, और वो उसमें से ओबीसी ही मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ये कहाँ से आता है? ये गुलामी कहाँ से आती है? ये गुलामी कल्चर से आती है, ये गुलामी धर्म से आती है, संस्कृति से आती है। ये हमको रखना चाहिए। तो मैं अभी ये शोषित पीड़ित जो आंदोलन अपना जो चल रहा है, भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन जो है, इनको मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आरक्षण के बारे में पूरा डिटेल्स आप रखते हैं, उसके ऊपर स्टडी चालू है, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स उसके ऊपर आ रहे हैं, लेकिन एक कल्चरल हमारा लोकेशन क्या होना चाहिए? ओबीसी, माइक्रो ओबीसी, शोषित पीड़ित कास्ट, एससी एसटी, विजेएनटी, ये जो सब लोग जो है, इनका कल्चरल लोकेशन उनको अभी तय करने का टाइम है, ऐसा मैं समझता हूँ। जब तक हम हमारा कल्चरल लोकेशन टाइप में मतलब आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि हम यहाँ खड़े रहेंगे, क्योंकि आज हम देखते हैं कि धर्म के नाम पे जो मोदी के भक्त हुए हैं, उन भक्तों में मिलने हजार में से 900 हमारे लोग मिलेंगे, ओबीसी ही मिलेंगे। ये मैं आपको लिख के देता हूँ। अभी लॉकडाउन के बाद जो चलते चलते जा रहे हैं मजदूर, रास्ते से 500 हजार किलोमीटर जो चलते जा रहे हैं, ये भी उसमें मैक्सिमम दलित और ओबीसी ही मिलेंगे आपको। ये क्यों होता है? तो ये कल्चरल गुलामी का इस्तेमाल करके, कल्चरल डोमिनेशन का इस्तेमाल करके, कल्चरल हेजिमनी को इस्तेमाल करके हमको इकोनॉमिकली बैकवर्ड भी रखा जाता है। तो ओबीसी का इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस जो है वो उसके कल्चरल बैकवर्डनेस से जुड़ा हुआ है, उसके कल्चरल डोमिनेशन के गुलाम होने के बातों से जुड़ा है, उसके धर्म के दास से जुड़ी हुई चीज है, जुड़ी हुई बात है कि हम इकोनॉमिकली बैकवर्ड रहते हैं, तो पहले उसको कल्चरली बैकवर्ड बनाया जाता है। ये इसके लिए महात्मा ज्योतिराव फुले सत्य शोध जो बोलते हैं, सत्य शोधक, ये सत्य ढूंढना चाहिए कि हमको क्यों इस तरीके से कल्चरली पीछे रखा गया है। एक कास्ट सिस्टम किसने बनाई है? एक कास्ट सिस्टम की इकोनॉमी कैसे चलती है? एक कास्ट सिस्टम का कल्चर क्या चल रहा है? इसको कैसा तोड़ा जा सकता है? और हमारे जो लोग जो अभी मैक्सिमम में अभी थोड़ा देखा, सत्संग में जाने वाले लोग देखे आप, कल्चर का ही विषय है। ये जो पूरे बुआ बाबा के पास जाके सामने बैठने वाले लोग हैं, उसमें मैक्सिमम लोग ओबीसी वाले दिखते हैं। ओबीसी के पढ़े सीखे लोग भी उधर दिख रहे हैं। हालांकि ओबीसीओ ने महात्मा ज्योतिराव फुले, बाबा साहब, शाहू महाराज, इन सब लोगों का स्टडी करना चाहिए। दुनिया की जो सुबह मार्क्स से लेके जो मुक्ति का पॉलिटिक्स खड़ा करते हैं, मुक्ति की फिलोसफी लाते हैं, इनके बारे में पढ़ाई करके अपने सभी जाति समुदायों को आज़ाद करने की लड़ाई लड़ना चाहिए। ये किए बिना ये लोग जाके उधर भजन कर रहे हैं, कैसे एक होगा? अभी हम फिल्म इंडस्ट्री में देखेंगे, नाटक में देखेंगे, तो उधर भी हमको क्या दिखाई देता है? पूरे नाटक का हम अगर एक कोई भी नाटक लिया, तो नाटक का हम अगर क्रेडिट्स देखेंगे तो उस क्रेडिट्स में कितने ओबीसी मिलेंगे आपको? हमारे लिए वहां पे कौन सा काम है? ये भी तय हो चुका है। ये कल्चरल डोमिनेंस इस तरीके से उन्होंने रखा है कि नाटक हो, सिनेमा हो, अगर ओबीसी या कोई एससी एसटी वाला अगर सिनेमा बना भी लेगा तो उसको मल्टीप्लेक्स का थिएटर नहीं मिलेगा,
अगर कोई उसका नाटक बनाया भी देगा फिर भी उसको नाट्यगृह नहीं मिलेगा, वो नाटक दिखा नहीं सकेगा। इस तरीके से उसको हर जगह लॉक किया गया है। तो इसके लिए हमको अल्टरनेटिव कल्चरल मूवमेंट खड़ा करना पड़ेगा। जब तक हम अल्टरनेटिव की बात नहीं करेंगे तब तक हम हमारा रिजर्वेशन का आंदोलन भी ठीक से नहीं चला सकेंगे। ये मेरा एक अनुमान है, एक मेरा थिंकिंग है। तो आप इसको मतलब इसके ऊपर गौर किए, ऐसा मैं गौर करना चाहिए, ऐसा मैं बोलता हूँ। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके अगर कुछ सवाल है तो आप उसके ऊपर सवाल रखिए, क्योंकि मैं पहले 25 मिनट बोल चुका हूँ, अभी 10 मिनट हो चुके हैं, 35 मिनट हो चुके हैं मेरे। मैं और भी बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि सवाल अगर होते हैं तो उस हिसाब से अच्छा रहेगा, सवाल जवाब भी करेंगे और वैसे आगे जाएंगे तो अच्छा रहेगा। श्रीमंत राव बोल रहे हैं कि आपने बहुत ही सही तरीके से रखा है, आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मैं अभी आपको यहाँ पे बताने के लिए मेरे को खुशी हो रही है कि अभी जो हम 17-18 साल 20 साल जो कल्चरल मूवमेंट में काम करने के बाद जो हमको ग्राउंड से जो एक अनुभव मिला है, जो प्रैक्टिस से हमारे पास जो भी हमको मिला है, तो हम एक कल्चरल पॉलिटिक्स नाम की किताब ही लिख रहे हैं। शीतल साठे और मैं, हम दोनों मिलके एक कल्चरल पॉलिटिक्स की किताब लिख के यही बात सामने लाने की कोशिश करेंगे कि हमको कल्चरली जब तक हम मुक्त नहीं होंगे तब तक हमको बाकी के मुक्ति की लड़ाई लड़ना तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि आज़ादी की जो बात रहे तो हमने गाने में भी लिख दिया है कि जाति विनाश को ही हम आज़ादी कहते हैं। आज़ादी का डेफिनेशन क्या है? तुम आप लोगों को कास्ट सिस्टम में और आप बोलेंगे कि आप आज़ाद हो चुके हैं, तो ये आज़ादी नहीं होती है। ये आज़ादी का सिर्फ एक दिखावा हो सकता है, लेकिन फिर गांव-गांव में मरने वाले दलित रहेंगे। गांव-गांव में हम देखेंगे कि जिनके पास रोटी भी नहीं है, खाने के लिए सामान नहीं है, खेत नहीं है या प्रोडक्शन के कोई साधन नहीं है, इसमें मैक्सिमम लोग आपको दलित मिलेंगे, माइक्रो ओबीसी मिलेंगे, ओबीसी मिलेंगे। तो हमको ये हमारी डेफिनेशन भी हमको तय करनी पड़ेगी कि हमारी आज़ादी की डेफिनेशन क्या है। ओबीसी को एंटी कास्ट मूवमेंट से जुड़कर ही अपना अधिकार मिल सकता है, उसके बावजूद मिलना बहुत कठिन है। एंटी कास्ट मूवमेंट ओबीसी को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक करेगा। एंटी कास्ट मूवमेंट ओबीसी को लड़ने के लिए तैयार करेगा। वो एंटी कास्ट मूवमेंट ओबीसी को उसका इतिहास बताएगा। एंटी कास्ट मूवमेंट ओबीसी को फिलोसॉफिकली अपना क्या स्टैंड लेना चाहिए इसका मार्गदर्शन करेगा। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो उस हिसाब से हमने कल्चरल पॉलिटिक्स खड़ा करने के लिए इतिहास का नए तरीके से लिखना जरूरी है। अभी मैंने परसों टिकटॉक पे एक वीडियो घूम रहा था कि एक बुद्ध की लेनी, जिसको क्या बोलते हैं, केव्स जो है, तो उसमें एक माली समाज के किसी ने वो उसके लिए पैसे दिए थे। इस हिसाब से वो उसके ऊपर लिखा हुआ है, उसने पढ़ के दिखाया कि ये जो बुद्ध लेना है, ये बुद्ध लेनी है, इसके लिए खर्चा करने वाला एक फूल बेचने वाला, फूल बिनने का काम करने वाला एक माली है, ये उसके ऊपर लिखा हुआ है। तो ये इतिहास क्या बताता है कि 3000 साल पहले या 2500 साल में पिछले कहीं ये जो माली समाज के लोग हैं, ये माली समाज के लोग बुद्धिस्ट हुआ करते थे। हम इतिहास में देखते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध जो उपाली नाम के एक नाभिक समाज के आदमी को बुद्ध धर्म की पहली दीक्षा देते हैं। तो हमको नाभिक समाज को बताना चाहिए कि नाभिक समाज जो है, ये नाभिक समाज बुद्धिस्ट था। इतिहास में पहले वो बुद्धिस्ट था, उसके बाद वो अभी जाति सिस्टम में अभी को खुद को हिंदू बोल के ब्राह्मणवादियों की छावनी में चला गया है। तो लेकिन इतिहास में वो बुद्धिस्ट था। ये उपाली का इतिहास हमारे सामने है। या पिछले शतक में यही नाभिक समाज जो पुणे में था, वो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के साथ खड़े लेके संप करता है। दुनिया का एक सबसे अनोखा आंदोलन हमने पुणे में देखा है, ज्योतिबा और सावित्री के साथ नाभिक समाज के लोगों ने किया, जो ब्राह्मणवादियों के खिलाफ का आंदोलन था। उस आंदोलन को हमने
ज़्यादा हाईलाइट किया नहीं है। उस आंदोलन को हमने बहुत ही ईजी लिया है, लेकिन वो एक प्रतीकात्मक आंदोलन है कि इस देश के अगर आलूतेदार है, बलूतेदार है, ओबीसी माइक्रो ओबीसी अगर तय करेंगे तो ब्राह्मणवादियों के खिलाफ, जाति व्यवस्था के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। उसका एक संकेत उस आंदोलन से हमको मिलता है। हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में तकरीबन 1100 से 1200 बुद्ध लेने और स्तूप है। आज हम मतलब जो मिले हैं, अभी भी मिल रहे हैं नए नए। तो इस महाराष्ट्र के जो वडार समाज के लोग जो है, वो जो छन्नी हथौड़ा लेके अभी पत्थर फोड़ने का काम करते हैं, खदान में काम करते हैं, ये जो सब लोग वडार समाज के लोग हैं, इन लोगों ने ये सब नीतियाँ बनाई है। अभी हमको उस वडार समाज से डायलॉग करना चाहिए कि ये वडार समाज सबसे ज़्यादा बुद्ध के साथ रह चुका है, और ये बुद्ध लेनी बनाने का काम, ये जो कलात्मक आविष्कार जो किया है, जो पर्वत है, डोंगर है, पहाड़ है, उसको ही बुद्ध के रूप में आविष्कृत करने वाले लोग कितने बड़े कलाकार लोग हैं। ये कलाकार वडार समाज के हैं, ये वडार समाज के लोग बुद्धिस्ट ही हैं। तो ये हर कास्ट के बारे में हम बता सकते हैं। बुद्ध बोलता है कि जो क्षत्र जो है, क्षत्र मतलब खेती करते वो क्षत्रिय। तो हमको क्षत्रियों से भी ये डायलॉग कर सकते हैं हम लोग कि आप लोग खेती करने वाले लोग थे, और खेती करने, क्षत्र मतलब खेती, तो खेती करने वाले लोग ही क्षत्रिय थे। ये क्षत्रिय की व्याख्या इन लोगों ने लड़ाई से, तलवार से जोड़ दी। बुद्ध ने क्षत्रिय की व्याख्या जमीन से और खेती से जोड़ दी। हमको अगर हमारा कल्चरल पॉलिटिक्स खड़ा करना है तो हमारे कल्चरल पॉलिटिक्स में खेती से जुड़कर काम करने वाले जो किसान लोग हैं, ये सब लोग क्षत्रिय जो है, और बुद्ध उस तरीके से क्षत्रिय था। तो वो लोग भी, क्षत्रिय लोग समझने वाले भी बुद्धिस्ट हो सकते हैं। ये डायलॉग तक शुरू करके देखेंगे हम क्या आता है रिजल्ट। मैं समझता हूँ ये रिजल्ट अच्छा ही आएगा, और इस देश में ब्राह्मणवादियों के खिलाफ ये जो धर्माधिष्ठित राज्य निर्माण करने की जो फैसिस्ट लोग जो काम कर रहे हैं संघ परिवार के माध्यम से, इनके लिए एक बड़ी चुनौती ये कल्चरल पॉलिटिक्स खड़ा कर सकता है। हम देखते हैं महाराष्ट्र में सबसे बड़ी परंपरा संतों की है। 700 साल संत नामदेव शुरू कर देते हैं, आज तक लोग पंढरपुर को जाते हैं विठ्ठल को मिलने के लिए। तो ये विठ्ठल के पास जाने वाले लोग जो है मिलने के लिए हर साल आषाढ़ी में, ये विठ्ठल कौन है? ये विठ्ठल के पास जाने वाले मैक्सिमम लोग ओबीसी है, माइक्रो ओबीसी है, किसान है, खेती करने वाले मेहनतकश है, शोषित है, पीड़ित है, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। ये विठ्ठल को जाके मिलते हैं। अभी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उसके ऊपर लिखा है कि पंढरपुर का जो विठ्ठल है, ये विठ्ठल मतलब दूसरा तीसरा कोई नहीं है, वो तथागत गौतम बुद्ध है। और उनके बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो गौरव ग्रंथ है, उसमें जो आर्टिकल लिखा है प्राध्यापक अरुण कांबळे इन्होंने, उसमें कहा है आप जाके देखिए मंदिर के अंदर जो पूरा सभा मंडप में जो शिल्प कृतियां है, कलाकृतियां दिखती है शिल्प में, वो सब बुद्ध के। बुद्ध जिस ईंट के ऊपर खड़ा है, ईंट के ऊपर खड़ा है, उस ईंट को 8 कोने हैं, ऊपर 4 है और नीचे 4 है। देखिए ये बुद्धिस्ट होने मतलब बुद्धिज्म से उसका कितना नजदीकी संबंध है। उसको 8 कोने हैं, और तथागत गौतम बुद्ध जीवन का मार्ग बताते हुए आर्य अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं उसको, अष्टांगिक मार्ग बताते हैं। विठ्ठल के पैरों के नीचे जो ईंट है उसमें भी 8 आता है, और अष्टांगिक मार्ग में भी 8 आता है। अष्टगंध जो लगाते हैं उसमें भी 8 आता है। ये जो 8 आंकड़ा जो है, ये बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग से प्रेरित है, ये हम उसमें हम बता सकते हैं। तो अगर ये सब लोगों को हम बताएंगे, ये ओबीसी को, कि तुम्हारी विरासत जो है वो इक्वेलिटी के है, आप विषमतावादी लोगों की छावनी में क्या कर रहे हैं, आप वहां से बाहर आ जाइए और आप इक्वेलिटी के काम को लग जाइए। आज़ादी हमारी जाति विनाश में है, उसको, उस आंदोलन को हम आगे लेके जाना चाहिए। इस हिसाब से एक डायलॉग, नया डायलॉग कल्चरली हम शुरू कर सकते हैं। जब ये डायलॉग करेंगे तो अब मैं बताता हूँ कि ओबीसीओं की जनगणना होनी चाहिए
इसके लिए जब आंदोलन करने का वक्त आता है तो बहुत कम लोग हमारे साथ आते हैं। लेकिन जब हम कल्चरली उनको करेक्ट कर देंगे, कल्चरली हम उनको जगाएंगे, जागरूक करेंगे, तो हमारा जनगणना का आंदोलन भी उतना ही ताकतवर हो जाएगा। इन दोनों का एक डायलेक्टिकली रिलेशन है, एक दूसरे को प्रभावित करने वाला विषय है। इस हिसाब से हमको उनको देखना चाहिए। तो ये कल्चरल पॉलिटिक्स ही आज ओबीसी जनता को, पिछड़े शोषित वर्ग की जनता को आज इस फैसिज्म के दौर में खुद का एक नया रास्ता दे सकता है, खुद के अधिकारों के प्रति जागरूक कर सकता है। ये मैं इस लाइव से आके आपके सामने बात रख रहा हूँ। आपको कुछ सवाल अगर होंगे तो जरूर आप सवाल करिए। सत्यशोधक समाज की संस्कृति स्वीकारने के कारण बताइए। देखिए कि महात्मा ज्योतिराव फुले के जो अखंड है हम पढ़ते हैं तो सत्य आहे सर्वांचे माहेर, सत्य आहे आदिघर, ऐसा वो बोलते हैं। अगर हम एक बार सत्य ढूंढने को निकलेंगे तो सत्य ढूंढने वाले लोग कभी भी मनुवादी नहीं रह सकते। और फुले जी गुलामगिरी लिखते हैं, ब्राह्मण का कसब लिखते हैं, ये सब किताब आप अगर देखेंगे, शेतकऱ्यांचा असूड लिखते हैं। इन किताबों में ब्राह्मणवादियों से, मनुवादियों से संघर्ष करते हैं और अपने मुक्ति का रास्ता बनाते हैं। सत्यशोधक समाज की संस्कृति को आगे लेके जाना बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट बात है। आज हम देखते हैं कि महात्मा फुले जिस कास्ट में पैदा हुए, उस कास्ट के लोगों के घर में अभी तक सावित्री और ज्योतिबा फुले का फोटो भी नहीं होता है। बहुत कम लोग हैं जो जिनके घर में सावित्रीबाई फुले का और ज्योतिबा फुले का फोटो है। ये फोटो का भी बड़ा पॉलिटिक्स होता है। हमारे घर में हम कौन सा फोटो लगाते हैं उससे तय होता है कि हमारा कल्चरल पॉलिटिक्स क्या है। एक लिटमस पेपर है कि हमारे घर में अगर सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, शाहू महाराज, अण्णाभाऊ साठे, इन लोगों का बुद्ध का फोटो होता है तो हम इक्वेलिटी के सोच से प्रेरित है, ये समझ में आता है। लेकिन उनकी जगह कोई बुआ बाबा का या कोई देव देवताओं का फोटो रहता है तो हम यकीनन हम गुलाम, कल्चरली गुलाम है, इसका वो एक संकेत होता है। तो इस हिसाब से हमको देखना चाहिए। आप अगर कुछ सवाल करेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरे को लगता है कि मैंने जो एक मोटी तौर से जो बात रखनी है मैंने रखी है। ओबीसीओं के रिजर्वेशन के जो टप्पे हैं उसके बारे में तो बहुत सारे लोग बोल चुके हैं। मैंने कल भी देखा, परसों भी देखा, मतलब जो लाइव इसके पहले हुए उसमें सब डिटेल्स आया है। तो वो उसका रिपीटेशन करना मेरे को ठीक नहीं लगता है, इसके लिए मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा। मैं सिर्फ कल्चरली हम क्या करना चाहिए, क्या संकेत है उसकी तरफ देख रहा हूँ। हनुमंत उपरे जो बीड़ के थे, उन्होंने एक महाराष्ट्र में बड़ा आंदोलन चलाया था, ओबीसी बांधव बुद्ध धम्माच्या वाटेवर। तो मेरे को लगता है कि एक बड़ा आंदोलन था, एक इम्पोर्टेंट आंदोलन था। बहुत बड़ा आंदोलन नहीं था लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट आंदोलन था, क्योंकि ये आंदोलन जो है ओबीसी को एक जगाने की कोशिश थी। कल्चरली एक कल्चरल रिवोल्यूशन की जो जरूरत है इस देश में। मतलब मैंने एक जात्यंतक सांस्कृतिक क्रांति जातमान नाम का किताब लिखा है। उस किताब में मैंने एक लाइन रखी है कि इस देश में अगर हमको कास्ट सिस्टम खत्म करना है तो इस देश में एक कल्चरल रिवोल्यूशन करना पड़ेगा। और ये कल्चरल रिवोल्यूशन हम करेंगे, करने के लिए हमको कल्चरल रिवोल्यूशन के लिए सबसे पहली बात जो है धर्म चिकित्सा करना पड़ेगा। धर्म चिकित्सा हम अगर करते हैं तो अछूत जो मतलब पूर्वाश्रमी से जो अस्पृश्य लोग थे और अभी ओबीसी जो सवर्ण है लेकिन शुद्र है, ये जो लोग हैं, इन लोगों में एक डायलॉग तैयार हो सकता है। मतलब अभी हायरार्की क्या है, निचले कास्ट के लोग और ओबीसी लोग। मतलब हम ये मैं आपके सामने भी प्रूव कर सकता हूँ कि SC/ST के जो भूमिहीन है और ओबीसी के भूमिहीन है, ये दोनों भूमिहीन एक साथ जब आते हैं तो ओबीसी को लगता है कि मैं बहुत ऊपर का हूँ, मैं तेरे से बड़ा हूँ, मैं सवर्ण हूँ। और SC का जो भूमिहीन रहता है उसको लगता है कि मैं बहुत निचला हूँ, मेरी कुछ औकात नहीं है, मैं छोटा हूँ, कम हूँ। इस तरीके से एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में वो रहता है। ये जो कास्ट सिस्टम ने जो कॉम्प्लेक्स दिया है, ओबीसी भूमिहीन और दलित भूमिहीन एक साथ आके
एक बड़ा रिवोल्यूशन करने की जरूरत है, जो भूमि भूक्रांति जिसको बोल सकते हैं, लेकिन वो भूक्रांति कर नहीं सकते क्योंकि ऊपर नीचे है, उनका सामाजिक दर्जा जो है ऊपर नीचे है, दोनों का दर्जा एक नहीं है, दोनों मजदूर है, दोनों मेहनत कश वर्ग के हैं, उनका क्लास एक है, लेकिन उनका कास्ट अलग अलग होने की वजह से वो होमोजीनियस नहीं है, एक जिनसी नहीं है। और ये होमोजीनियस नहीं होने की वजह से एक कॉन्ट्रडिक्शन तैयार होता है कि वो जो उनके हक की लड़ाई जो एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए, एक वर्ग की लड़ाई लड़ना चाहिए, वो वर्ग की लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं और उसमें वो वीकनेस दिखता है। तो मैं हमेशा एक बात रखता हूँ कि हमारे देश के जो शोषित पीड़ित वर्ग के लोग हैं, भूमिहीन है या मजदूर वर्ग है, कारखाने और फैक्ट्री में काम करने वाले, एक कास्ट सिस्टम की वजह से एक बड़े रिवोल्यूशन के लिए अनफिट हुए हैं या बीमार है। एक कास्ट सिस्टम एक बीमारी की तरह उनको कमजोर करती आ रही है, उनकी एकता को कमजोर कर रही है, उनको एक साथ लाने में एक कमजोरी उस तरीके से सामने दिख रही है। तो इस हिसाब से मैं बोलता हूँ कि कल्चरल रिवोल्यूशन के वजह से ये मजदूर लोगों में एक महात्मा ज्योतिराव फुले ने बोला था कि एकमयता आ जाएगी और यूनाइटेड होके वो लोग लड़ाई कर सकते हैं। जिनके पास ज़मीन नहीं है वो ज़मीन मांग सकते हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है वो नौकरी मांग सकते हैं, और वो पूरे प्रोडक्शन सिस्टम को भी चैलेंज करके एक नया प्रोडक्शन सिस्टम कैसा होना चाहिए ये बात भी सामने ला सकते हैं। मतलब आज हम देखते हैं कि लॉकडाउन में जिस तरीके से मेट्रोपॉलिटन सिटीज है जो उनका फेलियर सामने आया है, झोपड़पट्टियों में जिस तरीके से वो कोरोना फैल रहा है और लोग बड़े बड़े शहरों को छोड़ के भाग रहे हैं अपने गाँव में, तो ये बड़े बड़े शहर पैदा करने वाली जो उत्पादन व्यवस्था है, ये जो भांडवल चाहिए है, ये अभी उसका ये पूंजीवादी सिस्टम का एक बड़ा सवाल है कि इस सिस्टम में सब लोगों का भला नहीं हो सकता है। तो अभी एक नया तरीके का प्रोडक्शन सिस्टम, नया तरीके का एक उत्पादन व्यवस्था हम लाना चाहिए, ये सोच भी इसी लड़ाई से आ सकती है। और गांव में जो लोग हैं, गांव के लोग सिटी में ना आ जाए तो उनको गांव में ही कुछ उत्पादन की व्यवस्था मिलेगी, उत्पादन के साधन मिलेंगे, रोजगार मिलेगा, तो वो लोग उधर ही रह के एक नया समाज तैयार कर सकते हैं, एक नई सोसाइटी तैयार कर सकते हैं। एक हाथ में हम लैपटॉप लेंगे और दूसरा हाथ अगर हम जमीन में रखेंगे तो एक नई सोच आ सकती है। और ये नई सोच गांव के लोगों को एक साथ लेके जाति के खिलाफ जाके खेती एक साथ कर सकते हैं, पानी या बिजली ये सब लोग उधर ही वो लोग मतलब उसका संवर्धन कर सकते हैं, उधर निर्मित कर सकते हैं, और इस तरीके से प्रोडक्शन सिस्टम ला सकते हैं कि जिस प्रोडक्शन सिस्टम में कोई पोल्यूशन नहीं है, पानी का पोल्यूशन नहीं है, हवा का पोल्यूशन नहीं है, वॉइस का पोल्यूशन नहीं है, ओजन का जो ऊपर का थर है उसको कोई डेंजरस नहीं है, और जो खेती है वो सेंद्रीय कर सकते हैं, ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं, जितनी ज़रूरत है उतना ही प्रोडक्शन हो जाएगा। आज हम देखते हैं कि मोबाइल समझो दुनिया में 500 करोड़ मोबाइल की ज़रूरत है आज, तो बहुत सारी कंपनियों में कंपटीशन होता है और 500 करोड़ मोबाइल की जगह वो लोग 5000 करोड़ मोबाइल पैदा कर देते हैं। लेकिन ज़रूरत तो 500 करोड़ की थी, लेकिन उनके कंपटीशन की वजह से उन लोगों ने 5000 करोड़ मोबाइल बना दिए। लेकिन वो जो फिर खत्म मतलब रिसोर्सेज का जो विनाश है, उस विनाश से हम इस प्लेनेट को भी संकट में डाल रहे हैं। दुनिया में समझो 1 लाख पेन की जरूरत है, तो ये 10-12 कंपनियां पेन बनाती हैं और वो 10-12 कंपनियां 10 लाख पेन बना देती है। मतलब ये जो प्रोडक्शन स्पर्धा के आधार के ऊपर जो प्रोडक्शन हो रहा है, इस स्पर्धा के वजह से हम इस प्लेनेट को भी खत्म कर रहे हैं, इस प्लेनेट से भी हम खिलवाड़ कर रहे हैं। जो हमारे पूर्वजों ने ये जो प्लेनेट हमको दिया था, उससे उस प्लेनेट का खराब करके, उस प्लेनेट को हम बिगड़ करके, उस प्लेनेट को हम एक संकट में डाल के अगले वाली नस्लों को देंगे, ये प्रॉब्लम हमको दिख रहा है। तो इसके लिए एक नए प्रोडक्शन की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है, ये मैं बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो ये कल्चरल पॉलिटिक्स में ये सब चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि कल्चरल पॉलिटिक्स भी हवा में नहीं आएगा। ये कल्चरल पॉलिटिक्स अपने उत्पादनों से, अपने भूख से, भूख और कल्चर का जो नाता है, पेट का और दिमाग का जो नाता है, ये नाता हमेशा रहेगा। तो ये अलग अलग या कल्चरल आंदोलन अलग से चलेगा ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ।
ये सब जो चीज़ें एक समग्रता से देखना चाहिए और उनका एक आंतरिक संबंध है, एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इस हिसाब से इसको देखने की ज़रूरत है। ऐसा मैं मतलब आपके सामने रखूँगा ये बात। सत्यशोधक समाज के विस्तार के लिए कुछ बातें रखो, ऐसा संजय दाभोलकर साहब बोल रहे हैं। तो मैं मतलब एक बात रखूँगा कि इसके लिए कि सत्यशोधक समाज को हम आगे लेके जाना है तो महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने जो किया था वो सब हमको करना पड़ेगा। मतलब हमको प्लेग की साथ आती है तो सावित्री और सब नारायण मेघाजी लोखंडे सब लोग उसमें अंदर में उतरते हैं। हमको कोरोना की लड़ाई चालू है तो उसमें जाना चाहिए। महात्मा ज्योतिराव फुले शिवाजी महाराज का पोवाड़ा लिखते हैं तो हमको ये शायरी मतलब जो है करने वाले लोग उनको समझ के लेना चाहिए, उनके ग्रुप्स बनाना चाहिए। महात्मा ज्योतिराव फुले नाटक लिखते हैं तृतीय रत्न, हमको नाटक करने वाले लोग ओबीसी पिछड़ा शोषित समुदाय के लोग आगे आना चाहिए और उन्होंने भी नाटक बनाना चाहिए। ओबीसी का साहित्य बनाना चाहिए। हमारे चित्रकार लोग आगे आना चाहिए। हमारे जो बलूतेदार लोग आलूतेदार लोग जो अलग अलग सुतार है कुंभार है, ये जो चीज़ें बनाते हैं वस्तु बनाते हैं, इनके अभी देखेंगे कि हम भीमथड़ी यात्रा पुणे में भरती है, इधर मानगावी महोत्सव सातारा में भरता है। तो ये असल में ये सब ओबीसी लोगों ने किया हुआ प्रोडक्शन रहता है, जो होम मेड प्रोडक्शन रहता है और उसको बहुत डिमांड भी रहता है। तो ये होम मेड प्रोडक्शन करने वाले ओबीसी लोग जो है उनको यूनाइट करना चाहिए। अगर ओबीसीओ का अगर ऐसा कोई यात्रा हम बना सकते हैं हर शहर में गांव में कि उन्होंने होम मेड वस्तु चीज़ें बनाई है, उसका मेला बनाएंगे, मेला लगाएंगे और उसमें उसका वस्तु भी बेची जाएंगी, उनको पैसा भी मिलेगा और कल्चरली एक इनिशिएटिव वहाँ पे हमारा रहेगा कि हम लोग इस तरीके से होम मेड चीज़ें ऑर्गेनिक जो प्रोडक्शन है ये सब हम लोग करते हैं। असल में ज्ञान की जो बात आती है तो इस देश में सबसे ज़्यादा ज्ञान जो है जो प्रोडक्शन से जुड़े हुए लोग हैं उनके पास ही होता है। जो लोग मंत्र बोलते हैं उनके पास ज्ञान नहीं होता है, ये मैं मानने वाला हूँ। जो सिर्फ किताबों में पढ़े रहते हैं, किताबों में डूबे रहते हैं, इनके पास ज्ञान नहीं होता है। जो लोग प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, जो लोग जनता से जुड़े हुए लोग हैं, उनके पास ज्ञान होता है। और हमारे देश का इतिहास बताता है कि हमारे इधर बार्टर सिस्टम थी, हमारे इधर घिसाड़ी, नावी, साड़ी, तेली, तांबोली, मतलब कपड़ा बुनने से लोहे का हथियार बनाने तक, नांगर का हल बनाने तक, खेती का हल बनाने तक, ये सब चीजें करने वाले लोग जो है ये पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, शोषित पीड़ित जाति समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं। इनके पास ही ज्ञान है, लेकिन उनको हमेशा बताया गया कि आपके पास ज्ञान नहीं, आप अज्ञानी हैं, आप अनपढ़ है, गंवार है, आप लोग गाउंडर है। इस तरीके से हमको हमेशा कोसा गया है, हमको कम बताया गया है। लेकिन ये जो हमारा ज्ञान है, एक पेड़ काट के उसका लकड़ी ला के सामने दिया जाता है तो उसको हमारा जो सुतार रहता है वो सुतार उसका फर्नीचर बना देता है। मिट्टी में पानी डाल के अगर कीचड़ किया जाता है और वो हमारे कुम्हार के सामने आता है तो कुम्हार जो रहता है उसको उसकी बर्तन बना देता है। ये ज्ञान जो है ये ज्ञान छोटा वाला ज्ञान नहीं है। और जब हम बोलते हैं कि नई तरीके की प्रोडक्शन सिस्टम लाना चाहिए, उसमें ये ज्ञान एक रिवोल्यूशनरी रोल प्ले कर सकता है, रेडिकल रोल प्ले कर सकता है। एक पर्यायी विकास की तरफ जाते समय ये सब बलूतेदार लोग, आलूतेदार लोग, पिछड़ा वर्ग के लोग बहुत बड़ी अहम भूमिका निभा सकते हैं, ये मैं मानने वाला हूँ। तो इसके लिए ज्ञान भी जो है, ज्ञान भी हमारे पास ही है। ये ज्ञान को अज्ञान समझा गया है, इसके लिए हम पीछे पड़े हुए लोग हैं। हमने हमारे ज्ञान को ज्ञान समझना चाहिए और यूनाइटेड होना चाहिए। जब हम यूनाइटेड हो जाएंगे तो एक शक्ति बन के उभर के आएंगे, और जब हम शक्ति बन के उभर के आएंगे तो हम हमारे अधिकार भी ले सकेंगे। रिजर्वेशन तो बहुत छोटा विषय उसके सामने हो जाएगा, तो हम पूरे जात से कास्ट सिस्टम को ही खत्म कर डालेंगे। बाबा साहब का भी वही सपना था, फुले जी का भी वही सपना था, शाहू महाराज का भी वही सपना था। इस मुक्ति हमारी लड़ाई मुक्ति की लड़ाई है। इस मुक्ति की लड़ाई में जाते जाते ये विषय है, रिजर्वेशन वगैरह, एजुकेशन, रिजर्वेशन, इसमें अहम विषय है। जाति की जनगणना, ये सब अहम विषय है।
लेकिन हमारी लड़ाई तो, हमारा टारगेट तो एक इक्वेलिटी के बेस के ऊपर समाज निर्माण करना, जाति समाज को नष्ट करके एक नया समाज खड़ा करना, ये हमारा सपना है। तो मैं समझता हूँ कि जो मुझको रखना चाहिए था, जितना मेरी समझ है, जितना मेरा वकूफ़ है, उतना मैं रख सका, आपके सामने मेरी बात रखी है। आपको इसमें से जो भी अच्छा लगा होगा, ये सब फुले शाहू अम्बेडकर जी का है, ये सब हमारे महामानव जो थे उनका है। लेकिन इसमें कुछ गलत लगा होगा या कुछ गलत है या समझ में नहीं आया होगा, ये सब मेरा है, ऐसा मानता हूँ। और मैं अभी कुछ सवाल तो नहीं आ रहे हैं, इसके लिए मैं यहाँ पे रुकना चाहता हूँ। संजय जी, आप मेरे को सिर्फ इतना बताएं कि मैं अभी रुकना चाहता हूँ, तो आपकी अनुमति दीजिए आप, क्योंकि सवाल तो कुछ आ नहीं रही है तो रुकना जरूरी है। मैं इस भारतीय पिछड़ा शोषित वर्ग संगठन के सब साथियों को फिर से धन्यवाद देता हूँ। मेरे को इस अवसर पर एक मौका मिला बात रखने का, तो आपने सब लोगों ने सुन लिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और यहीं पे रुकता हूँ। इस आंदोलन में मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, इतना ही एक प्रॉमिस आपको करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ।